यू नो वेरी वेल, हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं: फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज को मेंटेन करना, उनको अरेंज करना, उनमें कोऑर्डिनेशन लाना, वो ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर लाने के लिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अपना खुद का दिमाग होता है, खुद का परसेप्शन होता है, उनकी खुद की साइकोलॉजी होती है, खुद की नीड्स होती है। सो उन सारी चीज़ों को रख के हमें स्टाफिंग जैसे प्रोसेस को करना पड़ता है। यू नो वेरी वेल, जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है तो वो सिर्फ स्टाफिंग डिपार्टमेंट, स्टाफिंग फंक्शन से ही वो सिर्फ अपने सारे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर लेती है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो वहाँ पे इन सारे स्टाफ्स के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एंड दिस डिपार्टमेंट परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी रिलेटेड टू देयर स्टाफ्स। इन टुडेज़ वीडियो वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, कि यू नो वेरी वेल स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस। तो इस पूरे स्टाफिंग प्रोसेस में हम क्या क्या स्टेप्स करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। You know, staffing is not a phase of organizing but a separate managerial function. Staffing is the responsibility of managers. So it is essential that right kind of people must be available in the right number at the right time. They should be give adequate training so that wastage is minimum. Right kind of employees are not available, so it will lead to wastage of material, time, efforts and energy, resulting in lower productivity and poor quality of products. As well as they must also be induced to show higher productivity and quality by offering them proper incentive. So इन सारे कर पॉइंट्स को अगर हम स्टडी करें तो हम ये बता सकते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म एफिशिएंटली बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन इन सारे एक्टिविटीज़ को अच्छे से नहीं निभाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में रह जाएंगे, जो हम लोगों ने नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में पढ़ा हुआ है। सो फॉर द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अ मस्ट दैट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर फिल्ड एट अ राइट टाइम विद द राइट नंबर एंड द राइट काइंड ऑफ पीपल। यानी सही टाइम पे, सही नंबर में, सही लोगों का चयन करना, सही लोगों को सेलेक्ट करना, इट इज़ अ वेरी टफ टास्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो उसके लिए हम स्टाफिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। So they are basically 8 steps in the process of staffing. The first step is estimating manpower requirement. The second step, recruitment. The third step, selecting from among the applicants, that is selection. Number 4, placement and orientation, that is induction. Training and development, performance appraisal, promotion and career planning, compensation. So there are basically 8 steps covered under the staffing process. Let's we discuss all the steps performed in the staffing process. The first steps, estimating manpower requirement. अगर आप खुद सोचिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, ह्यूमन रिसोर्स को स्टाफ करना है, रखना है, तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सर, सबसे पहला हमारा कदम ये होगा कि हम ये जानें कि हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना अगर हम स्टाफिंग प्रोसेस करेंगे तो वो स्टाफिंग प्रोसेस सही नहीं होगी। यानी हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत होगा कि भैया हमें कितने स्टाफ की ज़रूरत है, किस तरह के स्टाफ की ज़रूरत है, हमें किस तरह के जॉब की रिक्वायरमेंट है। सो दीज टाइप्स ऑफ स्टडी कवर्ड अंडर द एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। लेट्स स्टडी इट. Performance of each job necessitates the appointment of a person with a specific set of educational qualification, skills, prior experience, and so on. Operationally, understanding the manpower requirement would be necessitate workload analysis on the one hand and the workforce analysis on the other hand. आपने तराजू देखा है, तराजू बराबर होता है तभी इक्वलिटी की भावना आती है। सो स्टाफिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें तराजू को नाप लेना चाहिए। कहोगे तराजू क्या? तराजू की 2 साइड होंगे। एक साइड में हम रखेंगे वर्कलोड एनालिसिस, यानी कितना काम है हमारे पास। वर्कफोर्स एनालिसिस दूसरी साइड में रखेंगे और पता करेंगे कि कितना हमारे पास वर्कफोर्स अवेलेबल है। जैसे हमारे पास काम करने को 10 एक्टिविटीज़ हैं,
हमारे घर में झाड़ू करना है, पोछा करना है, बर्तन मांजना है, गार्डन सही करना है, खाना बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बुजुर्गों की सेवा करने के लिए मुझे लोग चाहिए। 7 हुए। चलिए मान लीजिए 7 लोगों की ज़रूरत, 7 वर्क्स हैं मेनली, और मेरे पास सिर्फ 2 लोग आते हैं काम करने के लिए, और बार बार कहते हैं मालिक बहुत काम है, पैसा भी उतना ही नहीं मिलता, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वर्कफोर्स, काम है 7, करने वाले हैं 2, बड़ी नाइंसाफ़ी की। सो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि अपने मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वर्कलोड एनालिसिस and workforce analysis. Workload analysis enables an assessment of the number and types of human resource necessary for the performance of various jobs and accomplishment of organizational objective. The workload analysis can be used to prepare a specific job description and desirable profile of people required to fulfill the responsibility. यानी in the workload analysis हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो जॉब्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उस जॉब से रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं और डिज़ायरेबल प्रोफाइल तैयार करते हैं कि वो जॉब के अंदर क्या क्या करना होगा और उस जॉब के लिए किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। नाउ द सेकेंड पार्ट, वर्क फोर्स एनालिसिस. Workforce analysis estimate the number and type of human resource available. It would help the staffing personnel to find out if the organization is overstaffed, understaffed, or optimally staffed. In case of overstaffing, some of the existing employees may be removed or transferred, or understaffing may be required appointment of new people. Thus, the workforce analysis enables the personnel manager to ensure that the organization is optimally staffed. Planning for human resource requirement is also concerned with the formulation of relevant policies, strategy and programs for meeting such requirement in the efficient manners. वर्कलोड ये बताता था कि हमारे पास अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितने जॉब्स हैं, उन जॉब का क्या डिस्क्रिप्शन है, जॉब में क्या क्या करना होता है, और जॉब के लिए सुटेबल बंदा कौन है, कौन बंदा जिसके पास कैसा नॉलेज हो, कैसा एक्सपीरियंस हो, कैसे स्किल हो, वही बंदा उस काम को कर सकता है। ये हमने पता किया। विद द हेल्प ऑफ वर्कफोर्स एनालिसिस हम पता करते हैं नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, यानी कितने लोग हमारे पास हैं। जैसे मैंने कहा ना, मेरे यहाँ 7 काम करना है लेकिन आदमी है 2, तो वर्कलोड ज़्यादा रहेगा ना लोगों के पास, वर्कफोर्स कम है। सो इसका मतलब हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ है वो अंडर स्टाफ्ड हैं। सो अंडर स्टाफ की सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा सर? अंडर स्टाफ के केस में आपको और से ज़्यादा लोगों को स्टाफ करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लीजिए काम है 7 और मैंने नौकर रखे हैं 14, सर बहुत ज़्यादा है। इतने लोग को सैलरी दे दोगे, प्रॉफिट भी कम होता होगा, आपको एक्सपेंस ज़्यादा होता होगा। सो एज वेल मैं बताऊं, जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लोगों के पास काम नहीं होता ना, यानी वो रिक्रूट है, काम कर रहे हैं, उनको जॉब मिली है, बट वो ज़्यादा लोग जब किसी काम को करने लगते हैं ना, तो वो काम अच्छे ढंग से नहीं होता। जैसे मैं कह दूं कि एक कमरे में 2 लोगों को मिलके काम करना है, 2 लोगों को मिलके झाड़ू लगाना है, तो वो झाड़ू कम लगाएंगे, बात ज़्यादा करेंगे, तो वहाँ पे हम रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। हम एक्सप्लॉइटेशन करने की बात भी नहीं कर रहे हैं कि 1 बीघा ज़मीन लेकर हम उनसे झाड़ू लगवा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी वर्क। सो द वर्कफोर्स एनालिसिस ये बताता है कि हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं, और ये सिचुएशन ये बताती है कि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग की स्टेटस क्या है। हमारे यहाँ ओवर स्टाफ्ड हैं, अंडर स्टाफ्ड हैं कि ऑप्टिमली स्टाफ्ड हैं। सो अगर ओवर स्टाफ्ड हैं तो हमें लोगों को निकालना होगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कम लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ेगा, और ऑप्टिमली स्टाफ्ड हैं तो बढ़िया है भैया, जितना काम है उतने ही लोग हैं। 7 काम था, 7 पर्सन अवेलेबल हैं, सो बढ़िया है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा ना कि उसके पास स्टाफ जो हो ऑप्टिमली हो, मीन्स बैलेंस्ड हो, जितना वर्क हो उतने ही हमारे पास स्टाफ अवेलेबल हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सो उसी के लिए स्टाफिंग प्रोसेस, उसी के लिए HRM HRD डिपार्टमेंट वर्क करता है। सो द सेकेंड steps of staffing is recruitment. After determining the requirement of staff, the next step is recruitment. Recruitment is the process of searching for
and securing applicant for the various job position which arise from time to time in the organization. For the purpose, organizations locate the source and availability of prospective candidate and publicize the specific personal needs so as to inform and induce to people to apply the job position. There are mostly two sources for the recruitment of employee, that is internal sources and external sources. इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है. मैं सिंपली बात बता दूं, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नीड पहले हमने देखा कि कितने मैन पावर की ज़रूरत है. काम है 7, काम करने वाले 2, मुझे 5 लोगों की और ज़रूरत है. तो उसके लिए मैं लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा तब तो लोग मेरे यहाँ जॉब मांगने आएंगे. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस पर्पज़ the organization is to locate the source and availability of prospective candidate. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, अवेलेबिलिटी देखेगा कितने कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल हैं. और कैंडिडेट 2 तरह से उसको मिलते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब हो सकता है उसके बिजनेस में कुछ कैंडिडेट ऐसे हों जो ओवर टाइम करना चाहते हैं, या किसी दूसरे जगह पे कुछ बंदे ऐसे होंगे जो उस काम को करना चाहते हैं, वहाँ पे उनके पास ज़्यादा काम नहीं है बट उनको यहाँ बुला सकते हैं. सो इंटरनल सोर्स से होता है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन के थ्रू. एंड एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है कि हम बाहर पब्लिक में लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि मुझे 5 वर्कर्स की ज़रूरत है. सो इंटरनली सोर्स जो बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से उसको फिल करता है, एंड एक्सटर्नल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो पब्लिक से बिजनेसमैन अपने सोर्सेज को अरेंज करता है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मीन्स locate the sources and availability and induce the people to apply the position. ये पूरी लाइन आपको हेल्प करेगी to understand the meaning of recruitment. Recruitment means locate the resources and availability of prospective candidate and publicize the specific personal needs so as to inform the induce the people to apply for the job position. द नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास लोग अवेलेबल हो गए. देयर आफ्टर भी हम क्या करेंगे, देयर आफ्टर द थर्ड स्टेप इज सेलेक्शन. सेलेक्शन फ्रॉम एमंग द एप्लीकेंट्स. सेलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट फॉर द वेरियस जॉब्स. यानी पहले हमने क्या किया, कंपेयर किया कि मेरे पास कितने जॉब्स हैं और उस जॉब को करने वाले कितने लोग. अगर हमारा डिपार्टमेंट, हमारी कंपनी, हमारा फॉर्म अंडर स्टाफ्ड है तो उसके लिए मैंने क्या किया, रिक्रूटमेंट में क्या किया, मैंने लोगों तक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की कि मेरे यहाँ जॉब पोजीशन खाली है, आइए अप्लाई करिए जॉब के लिए. देयर आर बेसिकली 2 सोर्सेज. जब फर्म या कंपनी अपने ही अदर डिपार्टमेंट से, अदर ब्रांचेस से स्टाफ ऑर्गेनाइज कर लेता है, स्टाफ रख लेता है, उसे हम लोग इंटरनल सोर्स कहते हैं. जस्ट लाइक अ प्लेसमेंट थ्रू ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन. एंड एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, जब कोई कंपनी एंड फर्म लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है कि मेरे यहाँ जॉब खाली है इन द पब्लिक थ्रू द रोजगार.com के थ्रू, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर कि भैया आइए हमारे यहाँ जॉब खाली है, इंटरव्यू दीजिए. तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सेलेक्टिंग फ्रॉम द एमंग द एप्लीकेंट्स. जितने एप्लीकेंट्स, चाहे वो इंटरनल सोर्स से हों चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स से हों, जितने भी बंदे हमारे पास आते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, अब उसमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, सेलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट फॉर द वेरियस जॉब. यानी जितने बंदे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से हम जो सुटेबल कैंडिडेट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं. इट फॉलोज रिक्रूटमेंट. मच इन्फॉर्मेशन हैज़ टू ऑब्टेन, एनालाइज एंड एवेल्युएटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट टू फैसिलिटेट द सिलेक्शन प्रोसेस. The information regulate the qualification, work experience, age, level of skill, other accomplishment, family background, aptitude and interest, physical, medical and so on. You know very well. जब हम सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रिटन टेस्ट ले लिया, फिजिकल टेस्ट ले लिया, उसका मेंटल टेस्ट लिया, उसका साइकिल लिया, उसका वर्क एक्सपीरियंस जाना, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एज क्या है, उसका स्किल क्या है. वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर फोकस ऑन दी वेरियस काइंड ऑफ things when we are taking a selecting decision. The number 4, placement, orientation and induction. Once the selected candidate eventually joins the organization, he has to place in the job for he selected. In some cases, when 2 or more alternative positions are to be filled,
The selected candidate sought to be placed in the job to which he is more suitable by virtue of his qualification, experience, aptitude, and so on. Orientation is the process of introduction of new employees to the organization. He is given information on such matter such as under whom and with whom he will have to work, requirements of job performance and behavior, facilities and benefits available, hours of work and so on. You know very well, जब सिलेक्शन टेस्ट हो जाता है और मान लीजिए मेरे पास 10 पोस्ट खाली थी, 10 में से 100 लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया, 100 लोगों में से मैंने क्या किया, 10 लोगों को सेलेक्ट किया। अब वो 10 लोग जब हमारे यहाँ ज्वाइन करने आएंगे, जॉब को ज्वाइन करने आएंगे, तो मैं क्या करूँगा, उनको कहूँगा जाए जॉब करो? नहीं, उनको बुलाऊँगा, क्योंकि नए नए उनको फिर उनकी राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ के बारे में उनको बताऊँगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर समझाऊँगा, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनको कैसे कैसे काम करना है वो सब समझाऊँगा, लोगों तक उनका इंट्रोडक्शन भी कराऊँगा कि देखिए ये हमारे यहाँ के ब्रांच मैनेजर, ये हमारे के फ़लाँ आदमी हैं, ये फ़लाँ पोस्ट पे ये भी रिक्रूट हुए हैं, तो हम उनका इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। तो उन्होंने जॉब तो पा ली अपने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अपने एप्टीट्यूड से, बट जब न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन भी सर्कुलेट करते हैं। उन्हें कैसे जॉब परफॉर्म करना है, उनका बिहेवियर कैसा होगा, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितने घंटे उनको काम करना पड़ेगा, काम को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इन द प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में उनको बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. You know very well, after the selecting of employees and we give a place to him, if there is a need of training and development, you know very well, जब कोई नया ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ ज्वाइन करता है, जब नया एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो वो हमारे पूरे वर्क कल्चर से उतने अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता। सो उसके लिए हम धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने उसको ट्रेन करते हैं, उसको एफिशिएंट बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं। यही तो खास बात है स्टाफिंग प्रोसेस की कि ये सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देता, वो डेवलपमेंट की बात भी होती है। ट्रेनिंग का मतलब होता है जो उसका जॉब है उसमें उसकी नॉलेज को इंक्रीज़ करना, उसके स्किल को इंक्रीज़ करना। डेवलपमेंट का बात ये होता है कि जो वो काम कर रहा है उसमें भी उसकी नॉलेज हो, एज वेल एज़ वो जो काम नहीं कर रहा है उसके बारे में भी उसको नॉलेज देना, ताकि वो पर्सनल लेवल पे डेवलप करे और उसकी ग्रोथ बढ़े और वो अनदर कंपनी में जाकर अच्छे से अच्छा काम करे, यानी वो नाम रोशन करे, एक तरह से कह सकते हैं। सो विल डिस्कस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन. ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ टू एक्वायर मोर नॉलेज ऑफ द जॉब एंड टू लर्न द sharpen the needed skill, attitudes and values associated with the efficient performance of their jobs. Many organizations make formal and informal arrangement for providing training to their managerial and non-managerial personnel. Development focus on the general improvement of overall personality of the employees. The aims of development train to more general and sometimes unclear. देखिए अगर बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग लोग देते हैं क्यों? Acquire more knowledge of the job, learn और sharpen need to skill values associated efficient performance of their job. यानी जॉब को करने के लिए एफिशिएंट वे में करने के लिए उसको नॉलेज देना, उसको स्किल प्रोवाइड करना, उसको एटीट्यूड उसके अंदर फॉर्म करना, वैल्यूज़ डेवलप करना, ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग का पार्ट। वेयरएज डेवलपमेंट का पार्ट ये होता है कि जनरल इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ की एक पर्सनालिटी डेवलप करना, जैसे वर्क करने की पर्सनालिटी, टॉकिंग बात करने की, कम्युनिकेशन की पर्सनालिटी, ड्रेसिंग की पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली, उसे एक अच्छा इंसान भी बनाना है, चाहे वो अंदर से भी अच्छा क्यों ना हो एज वेल एज बाहर से भी अच्छा क्यों ना हो। और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंड देयर आफ्टर मैंने उसको क्या क्या किया, मैंने सबसे पहले डिस्कस किया कि हमने अपने जॉब में कितने लोगों की ज़रूरत है, उस बेसिस पे हमने वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस किया। देयर आफ्टर रिक्रूट किया, रिक्रूट में हमने क्या किया, लोगों को इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट किया कि हमारे यहाँ जॉब्स हैं, सो प्लीज़ आइए हमारे जॉब के लिए अप्लाई करिए। उसके बाद जितने लोग अप्लाई किए उनमें से उनके सिलेक्शन टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट लिया, उनके प्रैक्टिकल टेस्ट लिया, उनका इंटरव्यू लिया, उनका मेडिकल टेस्ट लिया, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का चेकिंग किया, साइकोलॉजी टेस्ट किया, एंड देयर आफ्टर उनको ड्यूटी ज्वाइन कराया, प्लेसमेंट कराया, अपने ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया, और काम को वो और अच्छे ढंग से कर पाएँ और इजी वे में कर पाएँ, उसके लिए उनको बेसिकली स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ जनरेट कराई। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब काम होता है
ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। आफ्टर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फेजेस मैंने उनको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉयज़ को। सो what is the meaning of performance appraisal? This refers to checking on the performance of employee. It is then similar to the maintenance of a record about the performance of a school student and a periodical reporting to the parents, guardian of the pupils. In a business also, it is very essential that there is a record of performance of employees so that they can know the weak areas of performance and strive to improve them. The employees can decide the necessary action against those who do not comply with the standard of the organization. Number C, the employers can decide the training needs of the organization. And number D, employer can judge the employees who deserve to be promoted. Performance appraisal क्या होता है? Checking on the performance of employees, यानी employees को मैंने ट्रेन कर दिया, डेवलप कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशन के बारे में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब काम है उसे परफॉर्मेंस देने की। तो जैसे स्कूल के बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, वैसे ही बिज़नेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि उसने किस जॉब को किस ढंग से परफॉर्म किया है, उसमें एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस वर्ड है कि नहीं है। यू नो वेरी वेल कि एवरी एम्प्लॉय मस्ट कंप्लीटेड देयर जॉब ऑन टाइम विथ मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उसने कम से कम रिसोर्स को यूज़ किया हो, कम से कम कॉस्ट बियर किया हो उसके डिपार्टमेंट ने, एज वेल एज उसने टाइम पे वर्क कंप्लीट किया हो। सो हम उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं विच इज़ नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? चेकिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? देखिए इसकी 4 इंपॉर्टेंस जो इस बुक में दी हुई है बहुत अच्छे ढंग से दी हुई है। सबसे पहले उस एम्प्लॉयज़ की वीक एरिया जान पाएँ कि व्हाट आर द वीक एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस। और क्योंकि जब वो उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा तो पता चलेगा कि वो किस काम को करने में दिक्कत हो रही है, किस एरिया में उसकी वीकनेस है। जैसे स्टूडेंट की जब रिपोर्ट कार्ड बनता है तो पता चलता है ना, मैथ्स में कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है, कि साइंस में कमज़ोर है, किस एरिया में कमज़ोर है पता चलता है। उसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज़ से ये भी पता चलता है कि वो किस एरिया में वीक है। वो सेल्स में वीक है, प्रोडक्शन में वीक है, परचेज में वीक है, फाइनेंस में वीक है, किस एरिया में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। देयर आफ्टर ये भी पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। यू नो वेरी वेल ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्टैंडर्ड होता है, वर्किंग स्टाइल होता है, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये भी पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग नीड्स क्या क्या है, उनको किस एरिया में नीड्स। यानी पहला पता चलता है वीक एरिया ऑफ परफॉर्मेंस, एंड दूसरा पता चलता है कि कौन कौन सा एम्प्लॉय कम ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के फेवर में काम कर रहा है कि अगेंस्ट काम कर रहा है। तीसरा पता चलता है ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग नीड्स पता चलती है, एज वेल एज एम्प्लॉयर कैन जज द एम्प्लॉय हु डिजर्व टू बी प्रमोटेड। एंड आफ्टर द कंप्लीटिंग द होल परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद हम उसकी जब जॉब प्रोफाइल मेंटेन करेंगे तो हमें एकदम क्लियरली पता चलेगा कि किस एम्प्लॉय को प्रमोट करने की ज़रूरत है और किस एम्प्लॉयज़ को डिमोट करने की ज़रूरत है, किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कोई एक एम्प्लॉय होगा जिसको सब कुछ दे दिया लेकिन काम ही नहीं कर रहा है, तो भैया निकाल दो उसको। कुछ होगा जिसको कुछ काम करने में दिक्कत आ रही है, तो भैया उसको ट्रेन करो, डेवलप करो। और कुछ एम्प्लॉय होगा जो हर एरिया में काम अच्छे से कर रहा है, तो उसको प्रमोट करो। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड steps, that is a promotion and career planning. Promotion means moving an employee to a higher job position since he working efficiently and his appraisal report is excellent. Sometimes a worker may not fit into his job in a particular department, then he is transferred to the other department to improve his efficiency. Also, some employees fail to improve their performance and result in wastage of resources, so they are demoted. Thus, career planning includes promotion, transfer, demotion of personnel based on their performance appraisal. यानी जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो हमें पता चलता है कि कौन एम्प्लॉइज़ काम अच्छे से कर रहा है, कौन एम्प्लॉइज़ काम अच्छे से नहीं कर रहा है, या कौन एम्प्लॉय प्रॉपरली उसे कुछ काम को करने में दिक्कत आ रही है। तो उससे हमें पता चलता है कि किस बंदे को प्रमोट करना है, किस बंदे को ट्रांसफ़र करना है, किस बंदे को डिमोट करना है, किस बंदे को निकाल के भेज देना है बाहर। मैं ये बिजनेसमैन की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रमोशन? प्रमोशन मीन्स मूविंग एन एम्प्लॉय टू एन हायर जॉब पोजिशन। एज वेल एज इस स्टेप में हम लोग कैरियर प्लानिंग में भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक बंदा है
जिसे बार बार एक ही काम को करने में दिक्कत आ रही है और हम उसके लिए प्रॉपर उसको ट्रेन भी कर रहे हैं, तो भैया इसके लिए उसको ट्रांसफ़र कर दो, उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में दे दो। प्रमोशन किसको देना है? जिसकी रिपोर्ट अच्छी आई है, अप्रेजल रिपोर्ट एक्सीलेंट आई है, उसको प्रमोट कर दो, क्योंकि उसने अपने जॉब पोजीशन को बहुत अच्छे ढंग से एफिशिएंटली, ही इज़ वर्किंग एफिशिएंटली एंड हिज अप्रेजल रिपोर्ट इज़ एक्सीलेंट, सो वो प्रमोशन के लायक भी है। जो बंदा किसी काम को कर रहा है, 10 काम में से 9 काम या 8 काम कर रहा है, लेकिन 2 काम में दिक्कत आ रही है, तो उसे ट्रेनिंग दो, तब भी नहीं कर पा रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कर दो। हो सकता है उसे इस काम को करने में दिक्कत आ रही हो, तो उसे दूसरा काम उसको सौंपो। और जो एम्प्लॉयज़ फेल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, जो बार बार अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, बार बार एक ही गलती कर रहा है, यानी 10 में से 1-2 काम सही कर रहा है, 9 काम एकदम गलत कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो काम नहीं कर रहा है तो उसको डिमोट कर रहे हैं। सो कैरियर प्लानिंग का भी स्टाफिंग में जिक्र होता है। लेट्स वी डिस्कस दिस लास्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग, दैट इज compensation. Compensation refers to all forms of pay or rewards going to the employees. Direct financial payments, that is wages, salary, commission, intensive bonus. Indirect payment as a vacation, employee contribution to social security scheme like Provident Fund, LIC. A major problem of an organization is to match a person compensation with his contribution. It should be fair and provide incentive to employees. Thus, we say as a process, staffing include acquisition, retention and development of most important resource of an organization, that is a human capital. So the last step of staffing is a compensation. You know very well, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है वो किस लिए काम कर रहा है? ये इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी कर लें। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? फूड, शेल्टर एंड हाउस, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, सॉरी, ये 3 चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। अब उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? मनी। सो हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है उसे 2 तरह से हम पेमेंट करते हैं। एक करते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, उससे सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, कमीशन देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, बोनस भी देते हैं ताकि वो मोटिवेट हो। एज वेल इनडायरेक्टली पेमेंट भी करते हैं, जैसे उसको वेकेशंस पे भेजते हैं, और उसे प्रोविडेंट फंड में पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, उसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हर तरह से सेटिस्फाइड हो। लेकिन ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है कि उसके मन में ये बात होनी चाहिए कि वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, उतना ही उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस स्टेप इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टाफिंग प्रोसेस। यानी स्टाफिंग प्रोसेस में हम सिर्फ सेलेक्ट करना, रिक्रूट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात भी नहीं करते, बल्कि ये भी बात करते हैं कि वो जितना फर्म को दे रहा है, जितना ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, उसे भी उतना ही मिलना चाहिए। अगर उसके मन में ये बात आ गई कि हमें उतना नहीं मिला जितना हम वर्क कर रहे हैं, सो वो अपने काम को उतने इफेक्टिवली वे में नहीं करे। सो द कंपनसेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, सो इट कवर्स अंडर द कंपनसेशन टॉपिक। सो in the staffing process we discussed, there are basically 8 steps in this staffing process, which are estimating manpower requirement, recruitment, selection, placement, training and development, performance appraisal, promotion and career planning and compensation. तो आपने ये देखा कि ये जो पूरा स्टाफिंग प्रोसेस है उसमें हम लोगों ने देखा कि स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को स्टाफ करने पे ही ध्यान नहीं देता, बल्कि उनके डेवलपमेंट की भी बात करता है। बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसी कैपिटल है जिसका अगर एफिशिएंट यूज़ होता है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है। अगर इनका हम ध्यान ठीक से नहीं रखेंगे, इनको हम रिक्रूट ठीक से नहीं करेंगे, प्लेस सही से नहीं करेंगे, सेलेक्ट सही से नहीं करेंगे, तो मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन फेल हो सकता है। सो हम अगर अच्छी प्लानिंग कर लें, अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें, बट अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बिकॉज दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिंक्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, यानी काम को स्टार्ट करने से पहले का ये काम है। काम तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता, आप कितनी अच्छी ट्रेनें बना दो, एक अच्छा ड्राइवर नहीं रखोगे तो वो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। So I hope
द होल एक स्टाफिंग प्रोसेस आपको ईजिली समझ में आया होगा, बिकॉज मैंने कोशिश की है कि हम आपको जनरली वे में इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको बेसिकली पता है कि स्टाफिंग होता क्या है, बट ये 8 स्टेप्स कवर्ड आते हैं। इसमें से जो ऊपर से 6-7 स्टेप्स हैं वो लाइन वाइज लाइन अपीयर्ड होते हैं। जो कंपनसेशन है ना, वो एक स्टेप्स का फॉर्म नहीं है। कंपनसेशन ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम लास्ट में डिसाइड करें। कंपनसेशन प्लेसमेंट के थ्रू भी डिसाइड हो जाता है। जब हम किसी एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं तो उस समय डिसाइड हो जाता है कि हम आपको इतना देंगे, जॉब ज्वाइन करना है करिए, नहीं तो कहीं और आपको कहीं बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो वहाँ जॉब करें। सो कंपनसेशन कोई स्टेप 8 नहीं है, 7 स्टेप सीरियल वाइज हैं, जिसमें से 8वां स्टेप जो कंपनसेशन है ना, ये कहीं भी अपीयर हो सकता है, इसके लिए आप चिंता मत करिएगा। बट बेसिकली वे में आप इतना जान लीजिए, दे आर बेसिकली 8 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।